बुलेटिन का आगाज करेंगे। मईशत को ट्रैक पर लाने का मिशन, सरमाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का गैर मामूली तवील इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर आला और काबीना अरकान शरीक हुए। इजलास में सरमाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। मुआशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए कारोबार और सरमाकारी के लिए माहौल बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी को राग़िब करने के हवाले से तजावीज़ पेश की गईं। इजलास को रेगुलेशन को मौसर बनाने के जामे प्लान और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। मुतल्लिका वजारतों ने मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस, गवर्नेंस से मुताल्लिक मंसूबे पेश किए। वज़ीर आज़म ने अमली इक़दामात की मंजूरी दे दी। कहा, क़लील मुद्दत में मुआशी मंसूबे पर अमल यकीनी बनाना है। इन इक़दामात से मुंतखब हुकूमत को मईशत बहाली प्रोग्राम में आसानी होगी। खुसूसी सरमाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग़ और इसकी राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वज़रा की SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम और हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। निजकारी, FPR की रीस्ट्रक्चरिंग और गर्दिशी कर्ज़े कम करना इजलास के एजेंडे में शामिल था। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि बिजली की कीमत कंट्रोल करने पर तफसीली गौर किया गया। आने वाले वक्तों में हमें LNG टर्मिनल्स बनाना पड़ेंगे। है, चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकॉनमी को रिवाइव किया जाए। वी ट्राई टू एनहांस जो डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल सेफ्टी नेट हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फार रीचिंग होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उस पे काम को एक्सपेडाइट करेंगे ताकि SME सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सिटीजन्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले थ्रू डिजिटाइजेशन। आपने सुना होगा रास प्रोग्राम का, वी वुड लाइक टू ऑपरेशनलाइज दैट। बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है हमारी डिस्कोस, उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है, उनके बोर्ड्स को स्ट्रेंथन करना है और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। अगर उनके बोर्ड्स और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। और तीसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी, वो किस तरीके से मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाए कि व्हीलिंग चार्जेस पे करके जो पावर प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली बिजली दे सकें इंडस्ट्री को। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि सनतों की बहाली के लिए खुशखबरी आने वाली है। सनतों को दोबारा खोलने का प्लान SIFC को दे दिया। डॉक्टर गौहर एजाज ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इजलास में सनतों के लिए बिजली और गैस के नरखों का मामला ज़ेरे गौर आया। सनतों का पहिया चलने से लोगों को रोज़गार मिलेगा। का SIFC के इजलास में एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ी जो है वो पॉजिटिव बातें हुई और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रखी कि इनको लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करनी है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, इनको एनर्जी टैरिफ्स और अवेलेबिलिटी देनी है जिस पे वो एक्सपोर्ट कर सकें, गैस की अवेलेबिलिटी देनी है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस के थ्रू तमाम पाकिस्तान को गैस की सप्लाई को भी जो है वो मैसर करनी है सारी सनतों को और उनको चलाना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने एनर्जी और लिक्विडिटी दे दी तो हमारी एक्सपोर्ट मेरे व्यू में इस साल 20% से ज़्यादा बढ़ेगी। अभी चल रहा है अभी इजलास, मेरे अभी टारगेट है 20% से ज़्यादा बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उसको अब हम रीजनल एनर्जी टैरिफ पे एतराज़ थे IMF को, उसको अब हम
देख रहे हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर करें कि हम व्हीलिंग चार्ज के थ्रू B2B करवा दें और कॉस्ट ऑफ सर्विस के थ्रू उसको टैरिफ दे सकें। सनत जो है उसको हम रीजनल कीमत से बेहतर कीमत लेके देंगे। 20% सनतें बंद हैं और 29% सनतों को एक एक करके हम इंशाअल्लाह ताला चलाए जा रहे हैं। अगस्त के महीने में 10% सनतें चल गई हैं और हमने उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने तक सारी सनत जो बंद हुई थी टेक्सटाइल की 30% वो सारी चल जाए। $1 बिलियन से जो है वो 1 मिलियन जॉब है। जैसे जैसे आपकी एक्सपोर्ट $1 बिलियन जो है वो बढ़ती जानी है, एक एक मिलियन जॉब बढ़ता चला जाएगा। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े नाम FIA के हवाले। पंजाब हुकूमत ने डीलर्स की तफसील वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। डीलर्स शुगर मिल्स मालिकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए किलो तक ले गए। कार्टल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। ज़राए का कहना है कि लाहौर से माजिद मलिक, खुशाब से नुमान कुरैशी साजिद और तौसीफ का नाम भी FIA को दे दिया गया है, लेकिन कार्रवाई से पहले ही ये डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब हो गए हैं। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है कि चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इदारे मुतहर्रिक हैं। मुल्क में नई फसल आने तक चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सप्लाई चेन में मसाइल की वजह से भी महंगाई बढ़ी है। SIFC इजलास के बाद ब्रीफिंग में गौहर एजाज का कहना था कि बरामदात बढ़ेंगी तो मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। सनत चल पड़े तो डॉलर 250 रुपए का हो सकता है। 1 सितंबर को 2 मिलियन टन प्लस चीनी पड़ी थी। हर महीने की जो कंजम्पशन है 6 लाख टन से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है नई क्रॉप आने से पहले। अब सिर्फ एक चीज़ थी कि स्मगलिंग को कंट्रोल करना, तो तमाम इदारे हमारे इस जो है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो हमारे हसास इदारे हैं, हर इदारा इस वक्त हरकत में आ गया कि किसी सूरत में हमने पाकिस्तानियों की कॉस्ट पे स्मगलिंग नहीं होने देनी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाफिर स्टॉक है इस वक्त। अगले सीज़न शुरू होने से पहले तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की, स्पेशली चीनी की शॉर्टेज हो। कोयटा में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लिंक बादेनी रोड सरियाब पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में गोदामों पर छापे मारे गए। ज़ख़ीरा की गई चीनी की 4500 बोरियां और यूरिया की 1200 बोरियां, 1000 प्लास्टिक बैग्स और 65 शमसी पैनल्स बरामद कर लिए। तमाम अशिया सरकारी तहवील में लेकर गोदाम सील कर दिए गए हैं। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, क्रैकडाउन जारी है, उसी सिलसिले में कार्रवाई की गई है कोयटा में और लिंक बादेनी रोड सरियाब पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में गोदामों पर छापे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतों के तयन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक 2015 और 2018 की मुख्तलिफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में सेहत के इनकलाब का सफ़र जारी। एक और वादा पूरा कर दिया। मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में सर्विसेज अस्पताल लाहौर के 150 बेड्स पर मुश्तमिल नए इमरजेंसी ब्लॉक का काम मुकम्मल करके इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्हें नए इमरजेंसी ब्लॉक के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा भी लिया। इमरजेंसी ब्लॉक को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए पहली मरतबा एंटी बैक्टीरियल पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऑपरेशन थिएटर्स में भी इन्फेक्शन फ्री टाइल्स नस्ब की गई हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सर्जिकल, मेडिकल, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, CT स्कैन, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। इसके अलावा बेसमेंट का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काम के मयार की तारीफ, कहा तमाम अस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी अंदाज में तमाम अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जाएगी। सबसे पहले हमने इमरजेंसी का काम शुरू कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% काम कंप्लीट हो गया हुआ है। ये इमरजेंसी 150 बेड की इमरजेंसी होगी, जिसमें तमाम किस्म के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। और इस इमरजेंसी की हालत काफ़ी ख़राब थी, अगर आपको याद हो तो एटलीस्ट कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में इसको जितना बेहतर कर सकते हैं करें। बिकॉज इमरजेंसी अब म्यो की जो है वो भी रिवैम्प होने जा रही है, वो भी काफ़ी बड़ी इमरजेंसी बनने जा रही है। तो 2-3 माह उसका लोड होगा, वो भी सर्विसेज ही आएगा। छोटी मोटी माइनर चेंजेस रह गई हैं, वो भी साथ साथ हो जाएंगी, लेकिन
کچھ آج رات کو، باقی کل سے یہ یہاں پہ پیشنٹ آنا شروع ہو جائیں گے. باقی ہاسپٹل کی ریویمپنگ کا بھی کام شروع ہے. یہ پہلا فیز تھا. دوسرا جو مین بلڈنگ کا کام ہے وہ بھی میرے خیال ہے اگلے 15-20 دن میں وہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا بھی ماسٹر ڈیزائن بنایا ہے اور پورا اس کو پلان کر رہے ہیں. اسی طرح میو کے بعد جنا کی بھی ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں اور چلڈرن ہاسپٹل کی بھی کر رہے ہیں, جنرل کی بھی کر رہے ہیں, اور جو ہاسپٹل لاہور سے باہر کے تقریباً 8-9 بڑے ہاسپٹل ہیں ان کی ریویمپنگ کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ یہ سارے ہاسپٹلس کی ریمپنگ اگلے 4 ماہ 3 ماہ میں جتنا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. ڈی ایچ کیوز ہاسپٹل کی حالت لاہور کے بہت سارے ہاسپٹلوں سے بہتر ہے. تقریباً سارے لوگوں کو وہ سب چیزیں مل رہی. ہاں یہاں پہ یہ کم ہوا ہے, لیٹ سے کہ کسی کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے یا 1.25 لاکھ تھی یا 1.5 لاکھ تھی, اس کے لیے وہ بند ہوا ہے. جو BISP کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کے لحاظ سے ہر بندے کو مل رہا ہے. ہم نے اس میں ہر صورت میک شور کیا ہے کہ ہاں, اور اس میں پھر ہم نے آٹے والے سارے لوگ ایڈ کر دیے تھے تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا کوئی ایک بندہ بھی رہ جائے. ہاں جن کا 1.5-2 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے نا, وہ یا کسی کے پاس گاڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا فری علاج کر دو, ان کا نہیں ہو رہا, نہ وہ ممکن ہوگا. کوئی تنخواہ 2.5 لاکھ لیتا ہو کہ میرا فری میں علاج کر دو, یہ ممکن نہیں ہے, حکومت نہیں کر سکتی. اب کہیں نہ کہیں پہ آگے لمٹ لگا. اچھا ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی % آپ کو دینی پڑے گی, باقی آپ کو گورنمنٹ دے دے گی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب میں صحت کے انقلاب کا سفر جاری. محسن سپیڈ سے جاری ہے یہ سفر. وزیر اعلیٰ نے نشتر اسپتال ملتان, الائڈ اسپتال فیصل آباد اور ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کی اپ گریڈیشن کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی. اسپتالوں کی اپ گریڈیشن بارے اجلاس کی صدارت کی. اسپتالوں میں جاری کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ الائڈ اسپتال فیصل آباد کے اپ گریڈیشن امور میں تاخیر پر برہم. کمشنر فیصل آباد کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی. کہا اعلیٰ معیار کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے. انتخابات کی تاریخ اور شیڈول کا اعلان کیا جائے. بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ. کہتے ہیں کٹ پتلیاں بنانے والے جان چکے, مزید تجربے نہیں چل سکتے. عوام کو فیصلے کرنے دیں, عوام جسے منتخب کریں اسے قبول کریں. کچھ سیاستدان مشکل وقت گزار رہے ہیں, ان سیاستدانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. مشکل وقت گزارنے والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ہمارا مقابلہ مہنگائی اور غربت سے ہے. اس غربت سے ہے, اس بے روزگاری سے ہے, اس مہنگائی سے ہے. عوام کی خدمت کی ہے. آئین کے مطابق کروایا جائے. الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں. جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کی طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے, اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا, اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے پاکتے ہیں, چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. ہم نہ اپنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں, نہ اپنا بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں, نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے. اور ناظرین, آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام پاکستان تھیٹر فیسٹیول 2023 کا آغاز ہو گیا. تھیٹر کے بین الاقوامی میلے میں پاکستان کی سیاسی, ادبی اور شوبز کی مشہور و معروف شخصیات نے شرکت کی. میں تھیٹر کا عالمی میلہ لگ گیا. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام پاکستان تھیٹر فیسٹیول کا افتتاح ہو گیا. تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری, گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور معروف دانشور مزاح نگار انور مقصود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور احمد شاہ کی فیسٹیول منعقد کرانے پر حوصلہ افزائی کی. فیسٹیول میں معروف ہدایت کار اداکار سلمان شاہد کا تھیٹر عبداللہ اور پیٹریاٹ پیش کیا گیا. سلمان شاہد اور صدر آرٹ کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس طرح کے میلے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں. مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں, بہت پرابلمز ہیں, لیکن ہم زندہ ہیں.
हम मुस्कुरा सकते हैं, हम कमिट कर सकते हैं। फेस्टिवल में शोबिज और अदबी हलके से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। अदाकार उस्मान पीरजादा और मुनव्वर सईद ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। उसकी ये शुरुआत है, ये थिएटर फेस्टिवल जो हो रहा है, इसमें बाहर के मुल्कों से भी टीमें आ रही हैं, यहाँ की भी 27 टीमें हैं। तो ये 1 महीना चलेगा और 1 महीना इंशाल्लाह हमारे लोगों के मिजाज बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं तो यही कह रहा था कि दूसरी जो काउंसिलें हैं उनको भी ये करना चाहिए। अब हमारे यहाँ असल में ज़्यादा काम पिछली दिहाई में ग़ालिबन या उससे भी थोड़ा ज़्यादा कराची में हुआ है बनिस्बत लाहौर के। हालांकि लाहौर इज़ सपोज्ड टू बी, है ना, लेकिन यहाँ ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह यही है, एक ये आर्ट्स काउंसिल और एक नापा, इन दोनों ने मिलके बहुत एक ऑडियंस भी बढ़ाई है इस शहर में। आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल 1 माह तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान और अमरीकी फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे।